हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि एसओएल, एनसी वेब या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और उनके पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है, चाहे वो 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं या फिर वो 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और उनके पास में पॉलिटिकल साइंस का विषय है और वो कन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग का जो ये पेपर है उनका पॉलिटिकल साइंस का, अगर वो इनको पढ़ रहे हैं तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम बात करेंगे आप सभी के एक नए क्वेश्चन पेपर्स की जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, हाई डिमांड थी इस क्वेश्चन पेपर्स की कि सर हमें कन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग का ज़्यादा स्टडी मटेरियल भी नहीं मिल रहा और ना ही इसकी कहीं वीडियोस प्रोवाइड हो पा रही है, तो कृपया ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पर आप सभी के लिए एक क्वेश्चन पेपर ही ले आया हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए है और इस क्वेश्चन पेपर से भी मैं आप सभी के लिए 100% श्योर हूँ कि 3 से 4 क्वेश्चन आप सभी के एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे और आज की इस नई वीडियो से यकीनन आप सभी को बहुत वैल्यू मिलेगी। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले अगर आप अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी एसओएल एनसी वेब किसी भी ईयर का आप अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबसे पहले 10 ईयर्स को फॉलो कीजिए। 10 ईयर अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो वो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक रहेगा। सो स्टूडेंट, सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, आपको पिछले ईयर्स के जो 10 ईयर है उन सभी को उठाना है और उससे रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस पूछे गए उन क्वेश्चनों के साथ आपको अच्छे तरीके से डील करनी है, क्योंकि उन्हीं में से 70% जो पेपर है आपका वो लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर से ही बनता है। तो 75% या 70% मैं कहूँ आप सभी का एग्ज़ाम डायरेक्टली यहीं से बन जाएगा। तो गाइस, आप सभी अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के पेपर्स को खरीद रहे हैं या कहीं से डाउनलोड कर रहे हैं तो सबसे पहले आप सभी को क्या चीज़ देखनी है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि ऊपर यहाँ पर नंबर ऑफ़ पेजेस मेंशन होगा। यहाँ पर आप सभी को आपके जो भी आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल करना होता है। इसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे नीचे आप सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर का सीरियल नंबर क्या है ये आप सभी को अपनी आंसर शीट में मेंशन करना होगा। यूनिक पेपर कोड क्या है आपको ये लिखना होगा, पर इट में भी चेंज, क्योंकि जो एसओएल के स्टूडेंट हैं या फिर जो एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के जो सब्जेक्ट कोड है हो सकता है अलग अलग हो या सेम हो, लेकिन अगर आप सभी के पास में पेपर का नेम आप सभी का कन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग का है और ये पॉलिटिकल साइंस का ही सब्जेक्ट है तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना है आपके पास में पॉलिटिकल साइंस का कोर्स होगा और आप 4th या 6th सेमेस्टर के हो सकते हैं। अगर मैं टाइम ड्यूरेशन की बात करूं तो आपके एग्ज़ाम में आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, लेकिन जो एसओएल के स्टूडेंट्स हैं उनका 100 मार्क्स का पेपर आता है। अगर 75 भी लिखा हुआ है तो आपको इस चीज़ को सपोज करके चलना है कि आप सभी को 100 मार्क्स का ही लिखना है, क्योंकि आप सभी का जो ना तो प्रैक्टिकल होता है और ना ही आप सभी की अटेंडेंस के मार्क्स होते हैं, तो पूरा 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है। और यहाँ पर क्वेश्चन पेपर जैसे आपको 15 मिनट पहले मिल जाएगा और 15 मिनट जब पहले आपको अपना क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो सबसे पहले आपको अपने एडमिट कार्ड पे जो भी आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर मेंशन किया गया है आप सभी को यहाँ पर इस वाले पोर्शन पर आपको अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर फिल करना है, जो भी आप सभी का है, जो भी आप सभी के फ्री रिसिप्ट पे या फिर आपके एडमिट कार्ड पे जो भी अगर एडमिट कार्ड आपका आता है तो उस पर मेंशन होगा। इसके बाद में यहाँ पर आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट या मैं कहूँ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई है कि यहाँ पर आप सभी को एक ही लैंग्वेज का यूज़ करना है, या तो इंग्लिश लैंग्वेज का या फिर हिंदी लैंग्वेज का। अगर आपने इंग्लिश मीडियम भी ली है लेकिन आपको ज़्यादा तैयारी नहीं है तो आप हिंदी मीडियम में भी पेपर लिख सकते हो। अगर आपने इंग्लिश मीडियम चूज़ किया है और आप एक क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में करेंगे, एक क्वेश्चन हिंदी मीडियम में, तो जो हिंदी मीडियम में करोगे वो कट जाएगा। पूरा का पूरा पेपर जो है वो एक ही भाषा में इसी में आपको करना है। इसके बाद में यहाँ पर आप सभी जो एसओएल के स्टूडेंट्स हैं उनको 5 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं, 5, लेकिन यहाँ पर 4 क्वेश्चन लिखा हुआ है क्योंकि ये रेगुलर का पेपर है। ये रेगुलर का पेपर इसलिए क्योंकि जो सीबीसीएस के 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं ये पहले स्टूडेंट्स हैं जो 6th सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हैं और ये पहली बारी आप सभी का कन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग का जो सब्जेक्ट है ये आप सभी के लिए इंट्रोड्यूस हुआ है। इससे पहले ये रेगुलर वालों के साथ ही सिर्फ सब्जेक्ट था, आपके लिए नहीं था, बट अब आपके पास भी नाउ। यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है डिफरेंस बिटवीन, एक तो कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और दूसरा कन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, तो दोनों में आपको अंतर फर्स्ट करना है। अगर हिंदी में बात करूँ, संघर्ष समाधान और संघर्ष
का रूपांतरण में क्या अंतर होता है। संघर्ष, कोई भी चीज़ जब एक तनावपूर्ण स्थिति में बन जाती है तो वो संघर्ष में स्थिति में चली जाती है। तो संघर्ष का समाधान कैसे निकाला जा सकता है, तो हो सकता है कि वो समझौते के थ्रू हो सकता है कि वो सहमति के थ्रू हो, आम सहमति जिसे हम बोलते हैं, आम सहमति के जरिए हो, ठीक। या फिर आप लोगों को एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये जो रूपांतरण है, रूपांतरण का मतलब है इसके रूप में परिवर्तन। जैसे रूप में परिवर्तन संघर्ष का क्या हो जाता है, जैसे मिलिटेंस रूप से ना होकर वो आर्थिक रूप में चला जाता है तो वो रूपांतरण हो जाता है। आर्थिक रूप में जाने का मतलब ये है कि एक दूसरे पे प्रतिबंध लगाने पड़ता है या प्रतिबंध लगाना शुरू कर दे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये डिफाइन करना था। हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ पीस बिल्डिंग। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको कहूँगा इस क्वेश्चन को तो आप प्रिपेयर करके रखो। ये आपके शॉर्ट नोट में भी और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों में आपसे भी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो व्हाट इज़ पीस बिल्डिंग, सबसे पहले आपको ये बताना है डिस्कस द रोल ऑफ वेरियस फैक्टर एजेंसीज फॉर पीस बिल्डिंग। यानी आपको पहले सबसे पहली बात तो पीस का मतलब शांति होता है, शांति निर्माण का मतलब क्या है और शांति निर्माण में कौन कौन से कारण हैं जो मुख्य हो सकते हैं या कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो मुख्य भूमिका निभा सकती है। एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 चीज़ें पूछे। सबसे पहले शांति निर्माण क्या है। शांति निर्माण एक वो स्थिति होती है जब 2 देशों के बीच में या 2 पक्षों के बीच में संघर्ष रहित स्थिति होती है और एक दूसरे से सहयोग बढ़ता है, वो कहलाता है शांति। और शांति निर्माण के लिए कौन कौन से कार्य हो सकते हैं, यहाँ पर हम सिर्फ पॉइंट की बात कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन आपको समझाना है इस वीडियो में कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और आप सभी को ऐसी तैयारी करनी है। बाकी आप सभी के लिए वीडियोस आएगी, आप उन वीडियोस को फॉलो कीजिए, वही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। शांति निर्माण का क्या है और इसके विभिन्न कारणों को बताना है। आपको क्या करना है, इसके विभिन्न कारकों को बताना है और संस्थाओं में इनकी क्या भूमिका है। तो शांति निर्माण करने के कौन कौन से कारक हो सकते हैं या कौन कौन से कारक का मतलब होता है रीजन्स या फैक्टर्स हम कह सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। तो कौन कौन से कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण हो सकता है समझौते का कारण हो सकता है, शांति स्थापित करने का कारण हो सकता है, शांति निर्माण करने के लिए समझौता हो सकता है। दूसरा हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय दबाव। अगर पहले पॉइंट की बात करें समझौता, दूसरे पॉइंट की बात करें तो इसमें आपको लिखना है अंतर्राष्ट्रीय दबाव। अंतर्राष्ट्रीय दबाव, आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें शांति निर्माण कैसे की जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव ना कहकर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के जरिए, देखिए ये पॉइंट भी आप कह सकते हो। ये 3 पॉइंट इसके लिए हो गए। और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की क्या भूमिका है शांति निर्माण करने में, तो आप यूएनओ की, डब्ल्यूटीओ की नहीं लिखना चाहते तो आपका इंटरनेशनल कोर्ट की, इसकी यूएनओ के अंदर ही आ जाता है, आप सबको पता है। तो यूएनओ की भूमिका लिख दोगे। जैसे 2 देशों के बीच में कभी तनाव बढ़ता है तो 2 देशों के बीच में जब तनाव बढ़ता है तो जो यूनाइटेड नेशन है वो उनके बीच में क्या करता है, उन तनाव को दूर करके शांति प्रस्ताव रखता है, किस तरीके से दोनों के बीच में शांति स्थापित किया जा सकता है, युद्ध की स्थिति को कैसे रोका जा सकता है, कैसे टाला जा सकता है, इस चीज़ के बारे में हम इस क्वेश्चन के अंदर हमको लिखना है। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगली स्लाइड के ऊपर। वहाँ पर संस्थाओं की भूमिका बतानी थी। क्वेश्चन नंबर 3 है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझना है। क्वेश्चन में पूछा गया है उत्तर शीत युद्ध काल। उत्तर शीत युद्ध काल का मतलब होता है कि भाई शीत युद्ध के बाद यानी सन 1991 से, ये लिखा हुआ है 1991 से उत्तर शीत युद्ध ना लिख कर, या फिर आप सभी के लिए ये लिखा हुआ आ जाए कि शीत युद्ध के बाद, शीत युद्ध के बाद। तो ये उत्तर का मतलब बाद में ही होता है। उत्तर का मतलब क्या होता है, बाद में ही होता है। एक प्रजातीय और धार्मिक संघर्ष क्यों बढ़ रहे हैं, प्रजातीय संघर्ष और धार्मिक संघर्ष। आप देखोगे शीत युद्ध जब से 1991 के बाद से ही एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट उभरी है, आपने सुना भी होगा इस शब्द के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है, इनके बढ़ने के क्या कारण है, इनके बढ़ने के कारण आपको ये संघर्ष क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके बाद में हम देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े युद्ध थे उन्होंने छोटे मोटे स्थान ले लिए। हम बात करें कोल्ड वॉर से पहले तो बहुत बड़े बड़े युद्ध होते थे, क्योंकि हथियारों की होड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हथियारों की होड़, आपको एक चीज़ का याद रखना है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आज विश्व में अकेला अमेरिका के पास इतने हथियार हैं कि पूरे विश्व को, पूरी पृथ्वी को वो 3 बार ख़त्म कर सकता है।
पूरी पृथ्वी को 3 बार खत्म कर सकता है। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये है कि भाई आज के समय में अमेरिका एक महाशक्ति है और बहुत से देश जो है उसकी बहुत सी नीतियों से परेशान है। उसकी नीतियों से परेशान होने के कारण में या फिर अमेरिका बहुत सारे देशों पर आज डायरेक्टली दबाव नहीं बना पाता, तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो क्या करते हैं, उस देश में आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। ना केवल ये विकसित देश ऐसा करते हैं, बल्कि विकासशील देशों के जो संसाधन है उन संसाधनों को ये आराम से इजीली उनका दोहन कर सकें, इसके लिए भी ये कार्य करते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को ये डिफाइन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है जेंडर आधारित संघर्ष। जेंडर आधारित संघर्ष कौन कौन से होते हैं? विशेष संदर्भ में संघर्ष की विभिन्न आयामों को बताइए। जेंडर से रिलेटेड जैसे कई सारे संघर्ष होते हैं जेंडर से रिलेट करते हुए। जैसे जेंडर से रिलेट करते हुए आपको पता है मैनुअली 3 ही जेंडर को हम डिफाइन करेंगे, एक मेल, एक फीमेल, फेमिनाइन, है ना, मस्कुलिन, और इसके बाद में आपका या फिर हम कह सकते हैं एन ए शब्द इस्तेमाल करूँगा मैं। इसके लिए आपको पता चल गया होगा कि मैं किन के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इनके संघर्ष क्यों बढ़ रहे हैं इसके बारे में आप लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। ये क्वेश्चन अपलोड नहीं है पर जल्दी आप सभी के लिए अपलोड हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। संघर्ष के वर्गीकरण की व्याख्या संघर्ष के स्थलों के संदर्भ में कीजिए। संघर्ष के वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ, आपको ध्यान रखना है कन्फ्लिक्ट का किसमें क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है कि भाई किस तरीके से संघर्ष की वर्गीकरण किया जाता है। जैसे कई संघर्ष ऐसे होते हैं वो धर्म आधारित होते हैं, कई संघर्ष ऐसे होते हैं जो कि शांति स्थापित हेतु होते हैं, शांति स्थापित हेतु संघर्ष होते हैं। कई संघर्ष ऐसे होते हैं जो अपना प्रभुत्व जमाने के लिए इसके लिए करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप सभी को ध्यान से ये समझना है और इसका आपको व्याख्या करना है। तो इस अलग अलग तरीके के संघर्ष कैसे होते हैं, है ना, इसको आपको एक्सप्लेन करना है इस वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है क्या वैश्वीकरण ने गरीबी और असमानता से जुड़े मुद्दों को संबोधित किया है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे आपको ये संबोधित शब्द है ये समझ में आया तो आपको एग्जाम में क्या करना है, इंग्लिश पढ़ना है। हैज़ ग्लोबलाइजेशन एड्रेस द इशू ऑफ पॉवर्टी एंड द इनइक्वलिटी। सिंपल सी बात है, इसमें आपको बताना है कि क्या ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण ने क्या किया है, गरीबी और असमानताओं को संबोधित करने का मतलब है एड्रेस किया है, बढ़ाया है, इसको आपको बताना है। तो अगर आपने इसको हाँ में उत्तर दिया तो मैं तो कहूँगा बिल्कुल बढ़ाया है, क्योंकि विकसित देश आज क्या कर रहे हैं, अपनी कंपनियों को, अपनी जो भी उनकी इंडस्ट्रीज़ है उन इंडस्ट्रीज़ को ना केवल अपने देश तक सीमित रख रहे हैं बल्कि वो विदेश ले जा रहे हैं, गरीब देशों में ले जा रहे हैं, वहाँ पर उनके संसाधनों को यूज़ कर रहे हैं, संसाधनों को यूज़ करके पहली बात उनका संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। दूसरी चीज़ की बात करूँगा, सबसे पहला काम तो ये हो गया संसाधनों को यूज़ कर रहे हैं वो। दूसरी चीज़ वो लोग क्या कर रहे हैं, उन मार्केट्स, उनकी जो मार्केट्स है, मार्केट्स पर अपना प्रभाव, इनका मार्केट्स पर क्या होता जा रहा है, अपना प्रभाव होता जा रहा है। और मार्केट्स पे प्रभाव होने की वजह से क्या है कि आज वो देश धीरे धीरे और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। तकनीकों के माध्यम से गरीब देशों में और ज़्यादा तकनीकें से कार्य होने लगे हैं और जिसकी वजह से क्या होने लगी है, बेरोज़गारी। क्या है, बेरोज़गारी में वृद्धि होने लगी। तो ये हमें इस चीज़ के अंदर प्रॉब्लम दिखाई देती है। इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको ये एक्सप्लेन करना है। ओके, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है संघर्ष समाधान की तकनीकी रूप से वार्ता समझौते की विवेचना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि कोई भी संघर्ष है उसको समाधान करने में क्या है, तकनीक के रूप में समझौता वार्ता आप सबको पता है आजकल क्या होता है, वर्चुअली भी होता है। तो जो भी समझौते वर्चुअली होते हैं या ऐसे समझौते जो कि हम कह सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होते हैं, तो उन सब समझौतों ने किस हद तक तकनीकों ने संघर्ष को समाधान करने में भूमिका निभाई है। तो मैं तो कहूँगा बहुत भूमिका निभाई है। अगर दो देशों के बीच में तनाव बढ़ता है तो वो मीडिया ही एक ऐसा सोर्स होती है जिन सोर्स के थ्रू वो अपनी जो भी न्यूज़ होती है, आउटलेट्स होती है, उसके थ्रू एक बात को दूसरे देश के सामने इंट्रोड्यूस किया जाता है और वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है, ये उन सभी की टेक्नोलॉजी के थ्रू पता चल जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया संघर्ष समाधान और रूपांतरण क्षेत्र में गांधी के विचारों के महत्व को बताइए। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए अलग से अपलोड होगा, तो ये वीडियो ज़रूर देखना आप
जब भी वीडियो आएगी अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। शॉर्ट नोट है आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। शॉर्ट नोट क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पर आप इन सिर्फ पॉइंट में डाल सकते हो, इन पॉइंट्स में जो भी आपसे पूछा जा रहा है। और सबसे फ़ायदा इस बात का इसमें मिलता है कि आपको इसमें मार्क्स जो होते हैं वो कंपेयर टू लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा मिलते हैं। तो प्रथम मार्गीय कूटनीति, इसके बारे में आप सबको बताना है इस वाले में। सेकंड आपका मध्यस्थता, यानी जो दो देशों के बीच में समझौते करवाने का कोई तीसरा देश कार्य करता है। विचारधारा और संघर्ष में क्या अंतर होती है। अगला संरचनात्मक हिंसा, संरचनात्मक हिंसा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हुए जो आप सभी की एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप सभी की डिमांड आ रही है कि सर इनके सॉल्यूशन चाहिए, तो जल्द से जल्द आप सभी के लिए सॉल्यूशन आ जाएंगे। अगर आप लोग हमारे साथ हमारे व्हाट्सअप ग्रुप्स में जुड़ना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स के थ्रू हमसे हमारे व्हाट्सअप के ग्रुप्स में जुड़ सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो जैसी आप सभी के लिए आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए टेलीग्राम्स का, व्हाट्सअप के लिए तो आपको हमसे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, और टेलीग्राम्स ग्रुप्स का। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर अपनी कोई भी क्वेरी है तो अपनी कोई भी क्वेरी वहाँ पर हमसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं हम आप सबको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।